चमोली आपदा पर सीएम धामी गंभीर, जनप्रतिनिधियों से ली नुकसान की जानकारी। विधायक से मौके पर रहकर कार्यों की निगरानी को कहा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर डटे अधिकारी और टीमें। चेपडो में बादल फटने से 4 घायल, हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश किया गया घायलों को एयरलिफ्ट। घायलों का एम्स अस्पताल में उपचार जारी। जिलाधिकारी ने आपदा क्षेत्र का किया निरीक्षण। संभावित क्षेत्रों में सभी से सतर्क रहने की अपील। जिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील। राजकीय पॉलिटेक्निक कुलसारी और शहीद भवानी दत्त इंटर कॉलेज चेपड़ों में बनाया गया रिलीफ सेंटर। विधानसभा में हंगामे के विरोध में भाजपा ने कांग्रेस विधायक का फूंका पुतला। भाजपा ने कांग्रेस के विरोध को बताया लोकतंत्र पर हमला। कहा आपदा पर चर्चा से भागी कांग्रेस। वही नमस्कार, आप देख रहे हैं IND24। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जनपद के जनप्रतिनिधियों से टेलीफोन पर वार्ता कर बादल फटने से हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने आपदा पर गहरा दुख जताते हुए सभी जनप्रतिनिधियों से राहत और बचाव कार्यों में जिला प्रशासन का सहयोग करने का अनुरोध किया। इसके साथ उन्होंने स्थानीय विधायक से वार्ता कर उनसे मौके पर रहकर राहत एवं बचाव कार्यों का भौतिक निरीक्षण करने की अपेक्षा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। इस दौरान सीएम धामी ने धराली क्षेत्र समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में आपदा और अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से सहयोग मांगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री को सभी आवश्यक सहायता का सकारात्मक आश्वासन दिया है। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में मानसून ने एक बार फिर से गति पकड़ ली है। प्रदेश जहां हाल ही में आई उत्तरकाशी के धराली आपदा से पीड़ित है और इस घटना से फिलहाल प्रदेश उबरा भी नहीं था कि प्रदेश में एक और आपदा आ गई और जिससे सभी लोग सहमे हुए हैं, जिसको लेकर सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने कहा कि देर रात भारी बारिश से थराली में मलबा आ गया है। हादसे में एक की मौत भी हो गई है, कई मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं और मलबे को हटाने का कार्य लगातार जारी है। वहीं धर्मपुर विधानसभा के विधायक विनोद चमोली ने बताया कि पिछले काफी समय से उत्तराखंड में भारी नुकसान बादल फटने के चलते हुआ है। साथ ही बरसात के कारण लगातार घटनाएं होती जा रही हैं, जिसके लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपदा के बाद परिस्थितियों से निपटने और भविष्य में राहत और बचाव को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है और चिंतन किया जा रहा है। थराली के ऊपर के क्षेत्रों में अधिक बरसात होने के कारण काफ़ी मात्रा में थराली कस्बे में और उसके ऊपर चोपड़ों में काफ़ी ज़्यादा मलबा आया है। 10-12 घरों में बहुत ज़्यादा मलबा आया है। करीब 20 से 25 घरों में जल भराव और मलबा आया है। SDM रेजिडेंस में काफ़ी ज़्यादा मलबा आया है। 2 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। एक महिला की मृत्यु हुई है, एक व्यक्ति लापता हैं। सड़कें और गलियों पर काफ़ी ज़्यादा मलबा आया है। 5-6 गाड़ियाँ दबी हैं। बिजली के तार कुछ क्षतिग्रस्त हुए हैं, कुछ पोल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे बिजली आपूर्ति को काटा गया है। वर्तमान में संचार व्यवस्था सुचारू है। DM और SP मौके पर हैं। उनके द्वारा लगातार रेस्क्यू के कार्य किए जा रहे हैं। बादल फटने की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार घटनाएं होती जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बहुत भारी नुकसान उत्तराखंड में इस बार बरसातों के दौरान हुआ है और अभी बरसात चल रहा है, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। चिंता है कि किस तरह से आपदा के बाद जो परिस्थितियाँ बन रही हैं कैसे उससे निपटा जाएगा। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, लोगों को कैसे राहत दी जा सकती है। आपको बता दें, लगातार उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते आपदा देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और जगह जगह मलबा आने की खबर भी देखी जा रही है। वहीं बचाव के लिए प्रयास लगातार जारी है, जहां सरकार की ओर से लगातार बचाव कार्य किए जा रहे हैं।
उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। पहाड़ों पर बादल फटने और तेज बरसात का सीधा असर अब हरिद्वार में दिखाई दे रहा है। गंगा का जलस्तर चेतावनी निशान पार कर 93.25 मीटर तक पहुंच चुका है, जो सामान्य से 25 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है, जबकि खतरे का निशान महज 94 मीटर पर ही है। यानी गंगा अब खतरे के बेहद करीब पहुंच चुकी है। गंगा तटवर्ती इलाकों को प्रशासन ने अलर्ट मोड पर रखा है और लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है। यदि जलस्तर और बढ़ता है तो गंगा किनारे बसे गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है। नदी का जलस्तर 293.25 मीटर चल रहा है और डिस्चार्ज 1.5 लाख क्यूसेक के आसपास है। खतरे का निशान 294 पर, चेतावनी स्तर 293 पर है। लगातार हो रही बारिश से जलस्तर में वृद्धि हुई है और अभी जो ट्रेंड है वो राइजिंग है, तो ऐसी संभावना है कि जलस्तर में भी और वृद्धि हो सकती है। ऊपर से जब पानी की मात्रा ज्यादा आएगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर जलस्तर में वृद्धि होगी और उसके लिए हमारे सभी ड्यूटी पॉइंट्स अलर्ट हैं और लगातार हम लोग प्रशासन के संपर्क में हैं। थराली विकासखंड में अतिवृष्टि के कारण सगवाड़ा में नरेंद्र बिष्ट की पुत्री कविता बिष्ट उम्र 20 वर्ष की अपने निजी मकान में मलबा आने से दबने की सूचना पर राजस्व टीम, पुलिस टीम और डीडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर मशक्कत के बाद युवती के शव को मलबे से बाहर निकाल लिया। युवती के शव को परिजनों की सहमति से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली ले जाया गया, जहां पंचायतनामा और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश उत्तराखंड कांग्रेस के सोशल मीडिया अध्यक्ष विकास नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश कांग्रेस का फेसबुक पेज करीब 6 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि भाजपा का आधिकारिक सोशल मीडिया फेसबुक पेज बेहद पीछे है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जनता के विभिन्न मुद्दों को सड़क से सदन तक उठाने का काम कर रही है, वहीं वह सोशल मीडिया के जरिए विभिन्न विषयों को कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है। कहा कि यही कारण है कि आज भाजपा की इतनी बड़ी आईटी सेल होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी भाजपा से काफी आगे है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सोशल मीडिया लगातार इस प्रकार जनता के मुद्दों को उठाने का काम करेगी। भाजपा से बहुत आगे कांग्रेस निकल चुकी है सोशल मीडिया में भी, और हम बात करें पब्लिक के प्रेम में भी, क्योंकि लगातार कांग्रेस ने पब्लिक के और जन मुद्दों को उठाने का काम किया है और जनता के जो जन मुद्दे हैं उन्हें लगातार उठाने के साथ साथ एक कांग्रेस ने विश्वास जगाने का काम किया है। क्योंकि भाजपा ने लगातार, मैं कहूं, चाहे बेरोजगारों के नाम पे लाठी भांजने का काम किया हो उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारों पे, और पेपर लीक की घटनाएं हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, इन सभी मुद्दों पर भाजपा पूरे प्रदेश में विफल होती हुई दिखी। पब्लिक ने कांग्रेस को प्यार दिया, विश्वास किया, जिस कारण आज हम, चाहे मैं फेसबुक की बात करूं, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, उसमें आज हमारे 6 लाख लोगों का कांग्रेस का परिवार हो चुका है और लगातार एक महीने में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हमें देखने का और सुनने का काम किया। जनपद चमोली के दशोली विकास खंड के निजामुल से खबर सामने आ रही है, जहां पर वैली के दूरस्थ गांवों के हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। जिला मुख्यालय चमोली से अभी भी कटा है और लॉर्ड कर्जन ट्रेल के ब्रिटिश कालीन गांवों झिझी, पाना, बूना, भनाली, ईरानी गांव का संपर्क मोटर मार्ग और पैदल संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। वहीं आपको बता दें, लगातार मूसलाधार बारिश जारी है और अब पहाड़ी क्षेत्र के दूरस्थ गांवों में लगातार संपर्क अभी भी टूटा हुआ है। जिला मुख्यालय चमोली से सभी गांवों का संपर्क टूटा हुआ है। टूटे पैदल रास्ते, उफनते नदी नालों से छोटे छोटे नौनिहालों को अपनी पीठ पर बांधकर किसी तरह इन जोखिम भरे टेढ़े मेढ़े पहाड़ियों पगडंडियों से गुजरते ग्रामीण प्रतिदिन खतरों से खेलते हुए किसी तरह मुख्य सड़क पर पहुंच पा रहे हैं। अब इस घाटी को जोड़ने वाली एकमात्र लाइफलाइन सड़क निजमुला पाड़ा मोटर मार्ग के कई दिनों से बंद होने के चलते बड़ी मुसीबत सामने आ रही है। जनपद चमोली की निजमुला घाटी जो दसोली विकासखंड का सबसे सुदूरवर्ती क्षेत्र है और एक सड़क है निजमुला पाड़ा ईरानी, और वो सड़क बहुत स्थानों पर टूट गई है। लोगों का आवागमन बंद हो गया है, लोगों का राशन आवश्यक जो वस्तुएं वो जा नहीं पा रही है और जिससे कि लोग गांव में कैद होकर रह गए। विशेषकर पाड़ा ईरानी, झिंझी, बोड़ा भनाली जो गाँव है उसमें बहुत दिक्कतें हो रही है
और जिला प्रशासन से निवेदन है कि जल्दी यदि उस सड़क को ठीक कर लेंगे तो लोगों का आवागमन सही। पौड़ी में आत्महत्या करने वाले युवक जितेंद्र कुमार के परिजनों से जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया और एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने मुलाकात कर अब तक की कार्रवाई की जानकारी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी परिजनों से फोन पर शोक संवेदनाएं प्रकट की और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने पुलिस को कठोर कार्रवाई और गहन जांच के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी हिमांशु चंबोली सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां स्याना चट्टी में बनी अस्थायी झील के मुहाने के खुलने से जल निकासी तेजी से हो रही है। पानी यमुना नदी पर बने पुल से लगभग 4 फीट नीचे बह रहा है और नदी से निकलने और पुल से मलबा हटाने और आवाजाही सुचारू करने के लिए जेसीबी और पोकलेन से कार्य जारी है। वहीं जिलाधिकारी प्रशांत कुमार आर्य चट्टी के पास टूटे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का दौरा किया और इसको खोलने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। में है और कल जो हमारे एफर्ट थे वो आज पॉजिटिव रिजल्ट दिया है उन्होंने। कल जो एरिया हमारा पीछे देख रहे हैं आप लोग लेक के अंदर था, आज करीब 12 फीट के आसपास पानी कम हुआ है और एक चैनलाइजेशन रिवर को मिल गया है, एक प्रॉपर चैनल मिल गया है और हमारा ब्रिज भी अब सेफ है। सफाई चल रही है और ट्रैफिक मूवमेंट हम शुरू कर देंगे। कुकड़ा ब्रिज के नीचे जो गदेरा है उस पर अब हम लोग काम स्टार्ट करेंगे ताकि जो 3 गाँव हमारे छोटे हैं। भूवैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम के स्थानीय लोगों, होटल कारोबारियों, व्यापारियों और पंडा समाज की ओर से प्राधिकरण और बद्रीनाथ मास्टर प्लान महायोजना की नीतियों सहित अन्य मांगों को लेकर जन आंदोलन 21वें दिन भी लगातार जारी है। सुबह श्री बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में सभी जन आंदोलनकारियों ने बद्रीनाथ अराइवल प्लाजा के समीप एकजुट होते हुए विशाल रैली के माध्यम से सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जहां करीब 8 स्थानीय होटल कारोबारी धरने पर बैठे हैं। हालांकि जिला प्रशासन भी अब लगातार सीएम धामी के निर्देशानुसार बद्रीपुरी के इन सभी हितधारकों के साथ सकारात्मक वार्ता को लेकर संजीदा है। बावजूद इसके बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति 29 अगस्त को देहरादून में प्रस्तावित प्रमुख सचिव आवास से होने वाली वार्ता से पूर्व इस जन आंदोलन पर अपनी पूरी रणनीति के साथ नजर बनाए हुए है ताकि वार्ता से पूर्व उनके आंदोलन की आंच धीमी न हो सके। हाल ही में उत्तर प्रदेश की झांगुर बाबा गैंग के अवैध धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क सामने आने के बाद उत्तराखंड से भी इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते धार्मिक स्वतंत्रता के कानून की सख्ती की जरूरत पड़ी, जिसको लेकर सरकार ने संशोधित कानून को और सख्त करते हुए विधानसभा के मानसून सत्र से पारित करवा लिया है। विधानसभा सत्र में पारित इस कानून की महत्ता पर बात करते हुए भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने भी कहा कि अक्सर महिलाएं ऐसे ढोंगियों का सॉफ्ट टारगेट रहती हैं। इन्हीं को रोकने के उद्देश्य से इस कानून को और सख्त किया गया है, जिससे ऐसे ढोंगियों पर शिकंजा और कड़ा हो सके, जिस पर प्रदेश सरकार ने पहले ही कानून बनाया है और अब इसको और सख्त किया गया है। तरीके की चीजें जो भी आती हैं संज्ञान में, उसको देखते हुए हमारे उत्तराखंड देवभूमि का माहौल किसी भी रूप से खराब न हो पाए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड में सबसे सख्त धर्मांतरण कानून लागू किया, जिसकी वजह से जो इस तरीके के धर्म परिवर्तन होते थे, लोगों का धर्म परिवर्तित कर दिया जाता था। अभी ये छांगुर बाबा का ही देख लीजिए, जिस प्रकार से तार उत्तराखंड में भी जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन सब चीजों को पहले ही से समझ के देखना कि हाँ, इस तरीके की चीजें हमारे देवभूमि का माहौल या सौहार्द खराब ना करे। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसको और भी सख्त बनाते हुए विधानसभा में पेश किया और इसको पारित भी किया गया है। और उसी प्रकार से ऑपरेशन कालनेमी के तहत भी जो ढोंगी साधु बाबा हैं, हमारी सबसे ज्यादा जो महिलाएं इनके लिए सॉफ्ट टारगेट साबित होती है, उसको भी यहाँ पर जो लागू किया गया, उससे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उत्तराखंड देवभूमि का माहौल और सौहार्द को बिगाड़ने के लिए अगर कोई भी कुकृत्य यहाँ पर किया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून का उसको सामना करना पड़ेगा।
38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उनकी नगद इनाम राशि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के समारोह में प्रदान की जाएगी। इनके अलावा प्रदेश के खिलाड़ियों को कुल मिलाकर लगभग 22 करोड़ रुपए की धनराशि इस दिन वितरित की जाएगी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने खेल निदेशालय के सभागार में आयोजित बैठक में इस समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि परेड ग्राउंड में 29 अगस्त को भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि समारोह में 38वें राष्ट्रीय खेल के पदक विजेताओं को उनकी नगद इनाम राशि के 11.69 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रीय सेवा के तहत भी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। और बैठक में 29 अगस्त को हमारा जो राष्ट्रीय खेल दिवस है उसकी तैयारियों की समीक्षा की गई है। और 29 अगस्त को हम अपना राष्ट्रीय खेल दिवस देहरादून में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन होगा। और ये सत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस राष्ट्रीय खेल दिवस पे हम लोग 30th नेशनल गेम में जो हमारे विनर्स रहे हैं उन सभी को हम नगद इनाम धनराशि देने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो उदीयमान के खिलाड़ी हैं, इसके अलावा हमारे जो मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के हमारे जो खिलाड़ी गए हैं, यानी कि 8 से 14, 14 से 23 वर्ष तक के बच्चों को भी उनके खातों में सीधे सीधे डीबीटी की जा रही है। इसके साथ ही ये कार्यक्रम बहुत ही बृहद होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे पांचवाज भी पार्टिसिपेट करेंगे। इस कार्यक्रम में योगा और मलखम्ब की भी झलकियां हमको देखने को मिलेंगी। तो कार्यक्रम अपने स्तर पर बहुत बेहतरीन होने जा रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस अपने आप में मैं समझती हूँ कि हर खिलाड़ी के लिए एक उत्सव का और एक हर्ष का पर्व होता है। और मैं समझती हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हर खिलाड़ी को जो हमारे उत्तराखंड में है उनको जोड़ने का काम हम लोग इसमें करेंगे। उत्तराखंड के मानो चेपड़ो गांव की ग्रामीणों के लिए कयामत की रात बनकर आई। शाम से शुरू हुई मूसलाधार बारिश के बाद रात तकरीबन 12 बजे के आसपास जब ग्रामीण खतरे का अंदेशा जताते हुए अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे थे और कुछ दुकानदार बादल फटने की आवाज सुनते ही अपनी दुकानों से जरूरी दस्तावेज निकालने के लिए सड़कों तक पहुंचे ही थे कि चेपड़ो गधेरे में भारी भरकम पत्थर लुढ़कते हुए बाजार की सीमा तक पहुंच गए। अफरा तफरी में भागे ग्रामीणों ने किसी तरह अपनी जान तो बचा ली, लेकिन तब तक आसमानी आफत दुकानों को तबाह कर चुकी थी। लगभग 31 दुकानें, आयुर्वेदिक अस्पताल, 4 गौशालाएं मलबे की चपेट में आ गए, जिनमें 3 गायें मलबे में दबी हैं। वहीं कई चौपहिया और दोपहिया वाहन मलबे की चपेट में दब गए। भागने का मौका नहीं, गाड़ियां बचाने का मौका नहीं मिला। कम से कम 8-10 गाड़ियां डैमेज होगी और 20-25 दुकानें जान माल में। एक हमारे चाचा जी हैं गंगाधर जोशी, उनका अभी तक पता नहीं चल जा रहा। ये प्रशासन के हम कल रात 1:45 बजे हुआ, हमने प्रमुख साहब को फोन किया, प्रशासन को कोई नहीं आया। ग्राम सभा है टुंडरी, वहां से कॉल आया कि यहाँ बादल फट गया है और आप अपनी गाड़ियां यहाँ से हटा लो और दुकान का जो भी सामान है उसे हटा लो। तो हम यहाँ से गए, दुकान में गाड़ियां हटाई हमने। इसके बाद हमारे पापा भी पीछे से आ गए कि हमने मना किया था कि तुम मत आना। फिर दोबारा बादल फटा, उसमें सारा। भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के नेतृत्व में भाजपा विधायकों और कार्यकर्ताओं ने देहरादून के कांग्रेस विधायकों का लैंसडाउन चौक पर पुतला दहन किया, जिसको लेकर भाजपा विधायक खजान दास ने कहा कि जिस तरह विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों की ओर से की गई अनुशासनहीनता और गैर संवैधानिक कृत्य, जिसमें उनके विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने टेबल, कुर्सी, माइक तोड़ने का काम किया, जो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी आपदा कानून व्यवस्था पर खुद चर्चा नहीं करना चाहती थी। तभी उनके विधायकों और पूरा विपक्ष का यह आचरण रहा, जिसकी वजह से सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, जो कि कांग्रेस पार्टी के असली चरित्र को दर्शाता है, वह जनता के मुद्दों को लेकर कितना गंभीर है। जो व्यवहार कांग्रेस के विधायकों का रहा, गैरसैंण में सदन नहीं चलने दिया। बहुत ही अहम मुद्दे थे, प्रदेश के मुद्दे थे। इस समय पूरा प्रदेश आपदा को झेल रहा है। दैविक आपदा जिस तरह से प्रदेश में आई है, चाहे धराली की आपदा हो, चाहे पौड़ी की आपदा हो, और चाहे आज जिस तरह से धराली में आपदा आई, कुल विषय पे चर्चा होनी थी और कांग्रेस ने बिल्कुल इससे किनारा करते हुए
जिस तरह से उन्होंने अव्यवस्था का माहौल बनाया, अध्यक्ष जी के ऊपर कागज के बंडल फेंके गए, मेज तोड़ी गई, ये अराजकता का माहौल जो उन्होंने पैदा किया, इसके लिए हम कांग्रेस पार्टी की निंदा करते हैं, उन विधायकों की निंदा करते हैं। और आज हम पूरे प्रदेश के अंदर पुतला दहन करने जा रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के बीजेपी द्वारा 30 करोड़ की एफडी कराए जाने वाले बयान का नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी समर्थन किया है। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने कहा कि जब वो बीजेपी में थे तो उन्होंने भी आजीवन सहयोग निधि के चेक के जरिए रुपए दिए थे। उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा कि यदि सरकार ईमानदार है तो बीजेपी संगठन ने जो धन इकट्ठा किया है उसे सार्वजनिक करना चाहिए ताकि तस्वीर साफ हो सके। ने भी चेक से पैसा दिया है, आजीवन सहयोग निधि है, उसमें भी मैंने भी पैसा दिया है, धनराशि दी है। सरकार को माननीय हरक सिंह रावत जी ने कहा है, सरकार अगर ईमानदार है तो इन्हें जो आजीवन सहयोग निधि से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी संगठन ने जो धनराशि इकट्ठा की है उसे सार्वजनिक करना चाहिए, जनता के सामने लाना चाहिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। लोहाघाट के राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी और छात्र संघ के बैनर तले छात्रों का धरना 7वें दिन भी जारी है। सीटों की कमी समेत छात्र हितों से जुड़ी मांगों की अनदेखी से नाराज छात्र नेताओं ने बुधवार से रात्रिकालीन धरना शुरू कर दिया है। छात्र नेताओं ने कहा कि महाविद्यालय में दूर दूर क्षेत्र से छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, लेकिन उन्हें महाविद्यालय में सीटों की कमी के चलते प्रवेश नहीं मिल पा रहा, जिस कारण कई छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। अभी तो विश्वविद्यालय प्रशासन और महाविद्यालय प्रशासन द्वारा हमारी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। अभी तक तो कोई नहीं आया। अभी तक एबीवीपी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई है और अब उग्र आंदोलन की ओर एबीवीपी अब बात दी। हमारी 6 हैं। एक तो बीए में 500 सीटों की बढ़ोतरी की जाए और एमए में 120 सीटों की वृद्धि की जाए पॉलिटिकल विषय में, और हिस्ट्री और ये जो सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, एजुकेशन, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट इसी सत्र से महाविद्यालय में खोले जाएं। इसके लिए बच्चों को बाहर प्रवेश करने के लिए मजबूरन जाना पड़ रहा है। आंदोलन अपने एक बहुत ऐसे समय में पहुंच गया जहां पे अब दिन रात हम यहीं बैठ रहे हैं। कल रात हमने बारिश का भी सामना करा, बहुत तेज बारिश आ गई थी, उसके बाद भी हम लोग यहीं रहे और ये हमारे सभी साथियों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा कि हम सब यहीं रहे। अब और हमने एक चीज़ और ये करे कि आज हम सुबह आए महाविद्यालय में, जब हम थे विद्यालय में कोई नहीं आया था, हमने महाविद्यालय की सफाई करी। हम ये चाहते हैं कि जब हम यहाँ रहें, अपने समय दे रहे हैं, तो हम उस समय को सिर्फ व्यर्थ ना होने दें। और अगर हम जब धरना आगे बढ़ाएंगे तो हम ये चाहते हैं कि हम पूरे लोहाघाट में सफाई करेंगे और हम ये कुछ ऐसा चीज़ नहीं करेंगे जिससे किसी को आहत पहुंचे महाविद्यालय के अंदर। मगर हम सबको ये बताना चाहते हैं कि आंदोलन के लिए हम अगर कुछ और करना पड़ा तो हम उसके लिए बाध्य रहेंगे। आज हमारे आंदोलन का 7वां दिन है और कोई भी मांग अभी तक हमारी कोई सुनी मांग नहीं हुई है। हमारी बस सारी 6 की 6 अगर मांगे मान ली जाती है, हम उसके बाद ही उठेंगे, उससे पहले हम लोग उठने वाले नहीं हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ अनिश्चितकाल धरना कर रहे हैं। हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे पर्सनल से, मतलब अभी तक हम लोग कोई वो नहीं कर रहे हैं। हम लोग भूख हड़ताल के लिए भी बाध्य होंगे अगर हमारी मांगें पूरी नहीं। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।